वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक, आज आपकी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 के पद्य खंड से आलोक धनवाद द्वारा रचित कविता पतंग के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरू करते हैं कविता के साथ। प्रश्न एक है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। बरसात की सबसे तेज बौछारें जाने तथा उसके पीछे पीछे भादो मास के भी चले जाने के बाद कवि ने प्रकृति में परिवर्तन दिखाते हुए चित्रित किया है कि शरद ऋतु के एक नए लालिमा युक्त सवेरे का आगमन हुआ है। शरद ऋतु का यह लालिमा युक्त सवेरा किसी खरगोश की लालिमा युक्त आंखों के समान दिखाई देता है। चारों ओर वातावरण साफ स्वच्छ और धुला धुला सा हो गया है। वातावरण में शरद ऋतु की कोमलता एवं ठंडक व्याप्त हो रही है। बच्चों के पतंग उड़ाने के लिए मौसम अनुकूल हो गया है। प्रश्न 2, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया। कवि पाठकों की आंखों के सामने पतंग के रंग, रूप, भार आदि का साकार रूप रखना चाहता है। उसकी विशेषता की ओर ध्यान खींचने के लिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन, सबसे पतला, सबसे पतली शब्द इसलिए प्रयोग किए गए हैं ताकि पाठकों के मन में जिज्ञासा जागे, कुतूहल उत्पन्न हो तथा वे पतंग की ओर आकर्षित हों। जब भी हम किसी चीज को सर्वोत्तम कहते हैं, सारी दुनिया में सबसे बड़ा कहते हैं, तो पाठक के सामने उसकी तमाम विशेषताओं का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है ताकि पाठक उसकी ओर आकर्षित हो सके। प्रश्न 3, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तेज बौछारें दृश्य बिंब है और गतिशीलता है बौछारों में तो गतिशील है। सवेरा हुआ दृश्य बिंब स्थिर है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा ये भी दृश्य बिंब है, स्थिर है। आया पुलों को पार करते हुए गति दिखाई गई है तो दृश्य गतिशील बिंब है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए दृश्य गतिशील बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यहाँ आवाज दिखाया गया तो श्रव्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए दृश्य गतिशील बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, मुलायम हम स्पर्श से एहसास कर सकते हैं मुलायम का तो स्पर्श बिंब है। पतंग ऊपर उठ सके दृश्य स्थिर बिंब है। प्रश्न 4, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। कपास बहुत हल्की, मुलायम, गद्देदार और चोट सहने में समर्थ होती है। यही गुण बच्चों में भी होते हैं। वे हल्के फुल्के, कोमल, छरहरे और चोट सहने में समर्थ होते हैं। उनके पाँव के तलवों में मानो कपास होती है, तभी वे ऊंचाई से कूदकर भी चोट नहीं खाते, बल्कि उनकी कूद से कठोर छत ही मुलायम प्रतीत होने लगती है। प्रश्न 5, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है, उसी प्रकार बच्चे भी छतों पर निश्चिंत डोलते हैं। वे पतंग को उड़ता देखकर अत्यधिक उत्साह और उमंग से भर जाते हैं। तब वे न तो ऊंचाइयों का ध्यान रखते हैं और न ही गिरने का। वे तो बस शरीर के तरंगित संगीत की लय पर पतंग के समान उड़ते प्रतीत होते हैं। वास्तव में वे भी छतों पर उड़ती पतंग हो जाते हैं। इस समानता के कारण ठीक ही कहा गया है कि पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कै भाग है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। प्रश्न है इसका, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य है पतंग उड़ाते बच्चे जब ऊंची दीवारों से छत पर कूदते हैं तो उनकी पदचापों से एक मनोरम संगीत निकलता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पास कहीं मृदंग बज रहा हो, नगाड़ा बज रहा हो। यही मृदंग ध्वनि धीरे धीरे सारी दिशाओं में गूंजने लगती है। प्रश्न 2 है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए
क्या आपको छत कठोर लगती है? बच्चों को पतंग उड़ाते हुए बस पतंग ही सब कुछ लगती है। उनकी हंसी खुशी और उदासी का संबंध पतंग उड़ने के साथ हो जाता है। उन्हें अन्य बातें बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, इसलिए कठोर छतों पर कूदते हुए उन्हें कठोरता का जरा भी आभास नहीं होता। वे तो पतंग के साथ उड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ख भाग देखो, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सूरज के सामने आते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक सक्षम तथा उत्साही महसूस करते हैं। हमारे हृदय में उक्त परिस्थितियों के बारे में भय की कोई भावना नहीं रह जाती। कविता के आसपास। प्रश्न नंबर 1, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? लिखिए। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मेरे मन में अनेक प्रकार के ख्याल आते हैं। उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मेरा मन भी आकाश में उड़ने को करता है। पतंग के विभिन्न रंगों को देखकर मेरा मन भी भिन्न भिन्न रंगों के कपड़े खरीदने, उन्हें पहनने को करता है। पतंग को डोर से बंधा उड़ते देखकर यह भी मन करता है कि जब मैं आकाश में उड़ान भरूं तो कोई डोर मुझे नियंत्रित न करे, अपितु मैं अपने मन से ही स्वयं को नियंत्रित करते हुए उड़ान भरूं। प्रश्न 2, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है? रोमांचित शरीर के संगीत का जीवन की लय से गहरा संबंध है। मनुष्य का शरीर जब किसी कार्य में तल्लीन हो जाता है तो उस कार्य को करते हुए उसके शरीर में एक अद्भुत रोमांच और संगीत पैदा होता है। कुछ इसी प्रकार जीवन में भी जब पूर्ण तल्लीन होकर कोई कार्य किया जाता है तो उसमें भी एक विचित्र लय उत्पन्न होती है। इस प्रकार दोनों में स्पष्टतः गहरा संबंध है। प्रश्न 3, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां बच्चों को कैसे थाम लेती? पतंग उड़ाते वक्त बच्चे पतंग उड़ाने में इतने मस्त हो जाते हैं कि वे अपनी वस्तु स्थिति से अनभिज्ञ हो जाते हैं, अनजाने होते हैं। उस वक्त उन्हें यह ख्याल नहीं रहता कि वे कहाँ खड़े हैं। यदि गिर जाएं तो उनके हाथ पांव टूट सकते हैं। आकाश में ऊंचाइयों पर उड़ती पतंग के साथ साथ उनका बाल मन भी उड़ने लगता है। दूसरी ओर उड़ती हुई पतंग जिसकी डोर उसे उड़ाने वाले बच्चे के हाथ में होती है, बच्चे को अपने वजूद का एहसास दिलाए रखती है तथा बच्चे को पग पग पर जोश और उत्साह प्रदान किए रहती है। वह डोर के माध्यम से बच्चे को केवल अपना ही नहीं स्वयं उसका संतुलन कायम रखने की भी प्रेरणा दिए रखती है। इस प्रकार महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां बच्चों को थाम लेती। आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है? मेरे जीवन में शरद ऋतु विशेष मायने रखती है। यह वह समय है जो सावन व भादो मास के व्यतीत हो जाने के बाद आश्विन व कार्तिक मास तक रहता है। इन दोनों मासों में वातावरण में हल्की हल्की ठंडक व्याप्त होने लगती है, जो पिछले मौसम की गर्मी और उमस के बाद शरीर और मन को बड़ी सुहानी लगती है। इसके अतिरिक्त ये 2 माह धार्मिक दृष्टि से भी बड़े पवित्र माने जाते हैं। इस दौरान पितृपक्ष, नवरात्र, दशहरा व दीपावली जैसे बड़े त्योहार देश में मनाए जाते हैं, जिनका हमारे लिए धार्मिक ही नहीं सांस्कृतिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। एक विद्यार्थी की दृष्टि से यह मौसम पढ़ाई के लिए भी बड़ा अनुकूल माना जाता है। इन्हीं सब कारणों से शरद ऋतु का मेरे जीवन में विशेष महत्व है। विषय वस्तु संबंधी कुछ और प्रश्न हैं, उनको देखो। प्रश्न 1, भादो मास व शरद ऋतु का अंतर स्पष्ट करें। भादो का महीना घनघोर बादलों की घुमड़न और धारासार वर्षा से भरपूर होता है। बादलों के कारण दिन में भी अंधेरा सा छाया रहता है। शरद ऋतु भादो के विपरीत एकदम उजली, लाल और मुलायम होती है। शरद का सवेरा खरगोश की आंखों सा लाल होता है। वातावरण में सूरज की तेज चमक होती है। आकाश मुलायम और साफ स्वच्छ होता है। पतंगबाजी के समय उत्पन्न माहौल का वर्णन करें। पतंगबाजी के समय आकाश रंग बिरंगी पतंगों से आच्छादित हो जाता है। आकाश में उड़ती हुई पतंगें रंग बिरंगी तितलियों की भांति प्रतीत होती हैं। पतंग उड़ाते हुए बच्चे अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। छतों पर चढ़े हुए बच्चे न केवल सीटियां बजाकर, किलकारियां मारकर, अपितु वो काटा का शोर मचाकर अपने मन की खुशी को प्रकट करते हैं। सारा वातावरण हंसी खुशी और आह्लाद से भर उठता है। प्रश्न 3, पतंग उड़ाते बच्चे किस प्रकार बेसुध हो जाते हैं? पतंग उड़ाते बच्चे पतंग उड़ाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें खुद की वस्तु स्थिति का कोई ध्यान नहीं रहता। उन्हें यह भी एहसास नहीं रहता कि वे छत के किस
खतरनाक किनारे पर खड़े हैं अथवा नीचे गिर सकते हैं, अपितु वे तो उड़ती हुई पतंग के साथ उड़ने लगते हैं। इस प्रकार पतंग उड़ाते हुए बच्चे अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर बेसुध हो जाते हैं। कविता के आधार पर बच्चों की मानसिकता पर प्रकाश डालिए अथवा बच्चे पतंग के साथ उड़ रहे हैं पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त पंक्ति यह भाव व्यक्त करती है कि आकाश में पतंग उड़ाते हुए बच्चे पतंग के साथ आत्मिक रूप से जुड़ जाते हैं। उनका तन मन और आत्मा पतंग के साथ साथ हिलोरे लेने लगते हैं। इस प्रकार बच्चे पतंगों के साथ हिल रहे होते हैं। प्रश्न 5, पतंग कविता की भाषागत विशेषताएं बताइए। पतंग कविता की भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है जिसमें तद्भव शब्दों की अधिकता के साथ तत्सम एवं देशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण से युक्त यह कविता वर्णनात्मक शैली में रचित है। कवि ने इस कविता में दृश्य बिंब का सफल प्रयोग किया है। मुक्त छंद में रचित इस कविता में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण तथा स्वभावोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पतंग कविता का उद्देश्य प्रतिपाद्य स्पष्ट करें अथवा कविता के आधार पर बाल्यकाल की शारीरिक एवं मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। पतंग कविता का मुख्य उद्देश्य बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का पतंग के बहाने जीवंत चित्रण करना है। इसके लिए कवि ने कविता में पतंगबाजी के अनुकूल शरद ऋतु के वातावरण की सृष्टि की है। कवि के अनुसार बालक की इच्छाएं और उमंगें खतरों से बेपरवाह होती हैं तथा अपनी गतिशीलता से धरती को मापने की क्षमता रखती हैं। यही नहीं, वे खतरों से बचकर दुगने उत्साह के साथ खतरों का सामना करने को तत्पर रहते हैं। इसी के साथ आपकी कविता पतंग के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, स्मरण करने हैं। धन्यवाद।